ओके चले, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा था ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। देखें, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर जो है ना, सिंपल कि आपकी कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, उनकी जो हायरार्की होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। वो क्यों जरूरी होती है कि हम क्या करते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, कि जब मेरा प्रोजेक्ट डिले हो तो मुझे पता चले कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, ताकि मैं जब उसको रिपोर्टिंग करूं। अब आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि बड़ा स्केड्यूल है, जैसे मैं ऑयल एंड गैस में था तो तकरीबन 3,000 एक्टिविटी का स्केड्यूल था। अब 3,000 एक्टिविटी का स्केड्यूल था तो उसमें 15, 20, 25 इंजीनियर सुपरवाइजर्स थे। अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली जरा उसको म्यूट कर लें। ओके, तो अब इतने बड़े स्केड्यूल में इतने बड़े स्केड्यूल में किसी को इतने बड़े स्केड्यूल पे किसी अपने स्टाफ को कैसे मॉनिटर करना है कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज पे, कि कल को अगर कोई भी एक्टिविटी डिले हो तो मुझे पता चल जाए कि इस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल कौन है। वो कैसे करते हैं, सिंपल एंटरप्राइज पे जाएं। यहाँ पे आपके सामने ओबीएस लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। आप इस पे जरा क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप जाए डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाए फिल्टर बाय पे, उसको ऑल ओबीएस एलिमेंट कर दें। कैसे, डिस्प्ले पे गए, यहाँ गए फिल्टर बाय और ऑल ओबीएस एलिमेंट कर लिया आपने। यहाँ पे ऑल ओबीएस एलिमेंट खोल लिया। फिर तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने बने हुए होंगे ना, सब खुल जाएगा। सब समझाने के लिए खोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बनाए हुए पीएम के नाम से, पीएम के नीचे सीएम। पहले तो समझ लें इसको। अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होती है वो किस लेवल से स्टार्ट होती है, तो या तो जनरल मैनेजर से होगी या तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर से होगी। ठीक है, जो जो प्रोजेक्ट्स पे होती है, मैं ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की की बात नहीं कर रहा। जो आपके प्रोजेक्ट पे लगी हुई है आपने वो यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब सपोज पीएम से हो रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर पीएम है, उसके नीचे चार बन गई है, एक पे सीएम, एक पे पी और एक पे क्यूएस, सॉरी तीन बन गए। ठीक है, एक पे सीएम बन गया कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एक पे पी बन गया प्लानिंग इंजीनियर, एक पे बन गया क्यूएस बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों किसको रिपोर्टिंग करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब आया कंस्ट्रक्शन मैनेजर। मैंने जब कंस्ट्रक्शन मैनेजर को खोला तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर मेरे पास क्या एक रोल है, साइट इंजीनियर की। साइट इंजीनियर को खोला तो उसके नीचे मेरे पास क्या है, साइट सुपरवाइजर। ठीक है, कि साइट सुपरवाइजर किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, साइट इंजीनियर को। साइट इंजीनियर किसको करेगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर को। और कंस्ट्रक्शन मैनेजर किसको करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साइट सुपरवाइजर बाईपास करके डायरेक्ट इसके पास चले जाए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर को या प्रोजेक्ट मैनेजर को। ठीक है, अनटिल अनलेस प्रोजेक्ट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर खुद उसको उससे कांटेक्ट ना करे, ठीक है, या खुद इन्वॉल्व ना हो। एक प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पे इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मालिकान जो है ना, वो फोरमैन आपको अभी साइट पे अपडेट कौन दे रहा है भाई, फोरमैन जो है ना वो मालिकान को तस्वीर खींच के शेयर कर रहा है भाई। अब फिर वही तस्वीरें मालिक जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को शेयर कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर परेशान, भाई ये तस्वीरें पहुंची कहाँ से। तो पता चला कि जो मालिकान है ना, वो नीचे फोरमैन के लेवल तक जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसका ऐसे कंपनीज में क्या होता है, ऐसी कंपनी का ना कबाड़ा होता है। क्या कबाड़ा होता है कि फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, बोलते यार मैं क्यों बिला वजह इतनी मेहनत करूं यहाँ पे, ये तो बेकार प्रगति हो रही है यहाँ पे, एक तो चेन ही फॉलो नहीं हो रही। तो क्या होता है कि हम पहले डिफाइन कर देते हैं ये बनाने से पहले। ठीक है, हम पहले अपनी ट्री बनाने से पहले, ये ट्री बनाने के बाद अपने मैनेजमेंट को, अपने डायरेक्टर्स को बता देते हैं भाई ये मेरी ट्री है। ये इस तरीके से हमने रैकी चार्ट हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है। ठीक है, इस तरीके से पूरा हम बनाते थे पूरा रैकी चार्ट। ठीक है, तो हम ये बनाने के बाद क्या होता है, हम बता देते हैं कि डायरेक्टर साहब गलती भी नहीं करना कि नीचे सुपरवाइजर से बात करने के लिए। ठीक है, पहले से बता दिया कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसको रिपोर्ट करेगा, कि आपने एक चेन बना दी, एक सिस्टम बना दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया आपने। ठीक है, आपने, तो हम क्या कर रहे होते हैं अब, इसका बनाने का फायदा दूसरा क्या होता है कि आप जब भी बना के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके आगे जैसे आप कंसर्न आपसे मांगता है तो हम क्या करते हैं, इसके आगे नेम्स और जो है इनकी ईमेल एड्रेस मेंशन कर देते हैं। अब क्लाइंट का या सॉरी कंसल्टेंट का अगर प्लानिंग इंजीनियर है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के प्लानिंग इंजीनियर से कांटेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से नहीं करेगा। ठीक है, या कंसल्टेंट का जो आरई है वो
वो प्रोजेक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करेगा। वो जो है ना वो साइड इंजीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर से कांटेक्ट नहीं करेगा। कोई अगर उसने कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, कोई मेल करना है, कोई लेटर देना है, या कोई फील्ड इंस्पेक्शन FIR फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है, इशू करना है, तो क्या हुआ कि एक आपने चेन बता दी। क्यूएस से कांटेक्ट करेगा। क्यूएस को कोई मसला होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर से नहीं करेगा, कंसल्टेंट का क्यूएस। वो बोलेगा भाई जब क्यूएस है तो उससे कांटेक्ट करो। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी थोड़ी हर चीज देखना, उससे तो टीम को प्रोजेक्ट को मैनेज करना है उसने। वो हर चीज को खुद देखते बैठेगा तो फिर पूरे ये स्टाफ का फायदा क्या हुआ हायर करने का। ठीक है, तो हम ये हम ये सॉरी, हम क्या करते हैं, ये बनाते इसलिए कि हम अपनी प्रोजेक्ट पे, अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आ जाए जिसकी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या उसकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है, सबको 3-4 एक्टिविटीज है, ऐसी बात है आप लोग फ्यूचर में जब जाएंगे तो कोई ना कोई पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या कहीं भी आप जॉब करते हैं, तो ऐसी बात है, जरूरी थी कि जरूरी तो नहीं है कि आप लोग अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो लिमिट इसी पे रहे। ऐसी बात है, आप वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, हम इंजीनियर्स हैं। हम जैसी बात है किसी आगे बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे, आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे जाएंगे जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां पे आपको पता होगा कि यार कोई आपसे पूछ रहे हैं आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को तुम कैसे हैंडल करोगे। तुम अभी अभी जैसे सपोज मैं अगर एक कंपनी में हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने तो 1300-1400 एम्प्लॉय को भी हैंडल किया हुआ है, स्टाफ को भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैन पावर को भी हैंडल किया हुआ है। तो ये मैं अगर अभी कुछ 50 को हैंडल कर रहा हूँ या 100 को हैंडल कर रहा हूँ, कल को मुझसे बोलेगा कि भाई तुम प्रोजेक्ट पे काम करते रहे हो, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसे स्केड्यूल आ जाए जिसमें 3,000 एक्टिविटी है और 1200-1300 लेबर है और 25 और इनडायरेक्ट जो है ना वो आपकी 30-40 आपकी इनडायरेक्ट, कैसे हैंडल करोगे। तो आप बताओगे भैया जी ये तरीका कार है, ओबीएस एलिमेंट, इसको अप्लाई करेंगे, दुनिया आसान है। 3,000 एक्टिविटी को जब मैं अब जब मैंने सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करूंगा और 3,000 एक्टिविटी पे स्केल कर दूंगा ना, तो मजाल है कोई एक इंजीनियर अपनी जगह से हिल के दिखा दे साइड पे, मजाल है कोई एक सुपरवाइजर आए बाय शाय करे, क्योंकि मैंने उसको पहले से मैंने बांध के रखा हुआ है। किस तरीके से बांध के रखा हुआ है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अभी अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मुझे दोबारा ऐसे ही बनाना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे एक और एक आ गया। वो सब इंटरप्राइज के अंदर ही आता है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इस चीज से मतलब है। यहाँ पे आपने बोला कि मेरी जो प्रोजेक्ट है वो हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से स्टार्ट हो रहा है, आपने पीएम कह दिया। आपने पूरा पूरा नाम लिखना है, आपने उसका आगे नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, जो लिखने लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ लिखना है। ठीक है, अब आपने अभी पीएम एंटर कर दिया, आपने दोबारा ऐड किया। अब आपने इसको पीएम के अंदर लेके आना है, आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट राइट किया, आपने यहाँ पे लिखा इसके अंदर कौन आ रहा है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर। फिर आपने दोबारा ऐड किया, आपने कहा यहाँ पे कौन आ रहा है, प्लानिंग इंजीनियर। अच्छा, प्लानिंग इंजीनियर ऑलरेडी नाम से है तो मैं इसको P.E नहीं कहता, मैं इसको पी कह देता हूँ। ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर। दोबारा आपने ऐड किया, आपने बोला क्यूएस, आपने यहाँ पे लिख दिया क्यूएस। अब आप कहने कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सिंपल सा बना रहा हूँ, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितना बड़ा बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग का। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर जब स्टार्ट हो जाए, सॉरी कंस्ट्रक्शन मैनेजर जब आए तो आपने उसके नीचे ऐड करना है, आपने ऐड किया। अब ये इसके अंदर ही नीचे आ रहा है, उसके अंदर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ से करना है शिफ्ट राइट। ये आपका आ गया कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर। यहाँ पे आपके पास क्या है, साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर के अंदर कौन आ रहा है, आपका सुपरवाइजर आ रहा है, आपने उसको ऐड किया, अंदर किया, आपका यहाँ पे आ गया साइट सुपरवाइजर। इसके अंदर आपका फॉरमैन आ रहा है, आपने उसको क्लिक किया, ऐड किया, शिफ्ट राइट किया, ये आपका आ गया फॉरमैन। ठीक है, अब मुझे पता चल गई क्या ट्री चल रही है। ठीक है, मुझे आसानी हो गई है। आप किसी कंपनी में इंशाल्लाह भी प्रोजेक्ट मैनेजर है या किसी कंपनी में जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप जब किसी प्रोजेक्ट को आगे लीड करेंगे तो आप जाहिर सी बात है ये तो बनाओगे ना कि यार ऐसा ना हो कि मेरा जो क्या कहते हैं, आप खुद मुझे बताओ, आप एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहे हो तो आपको ये चीज अच्छी लगी कि यार आपसे ऊपर की जो ट्री है वो डायरेक्ट आपके इंजीनियर से या डायरेक्ट सुपरवाइजर से इन्वॉल्व हो रही है, आपकी कोशिश क्या होगी कि यार उससे क्यों इन्वॉल्व हो रही है, मैं जब बैठा हूँ यहाँ पे तो मुझसे पूछो, डायरेक्ट उनसे क्यों पूछ रही है अपडेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक जो आपका जो एक जो हिरार्की है ना वो आपके एक जो ना ब्रेक हो जाती है, एनवायरमेंट खराब हो जाता है। अब प्लानिंग इंजीनियर है, अब आप बंदा बनाना चाहते हैं तो बनाए, ना बनाना तो ना बनाए, असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर, क्यूएस के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर, जैसा बनाना चाहे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर उसको बंद करता हूँ तो मुझे पता चल गया यहाँ पे पीएम के नीचे पीएम, पीई और क्यूएस ये अलग अलग चल रहे हैं। सीएम के अंदर साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर के अंदर साइट सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉरी फॉरमैन।
ठीक है। ये मेरे पास बन गया अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे इसको किया क्लोज। मैं दोबारा एंटरप्राइज पे गया, यहाँ पे आया रोल्स का ऑप्शन, मैंने इसको रोल्स पे क्लिक किया। ठीक है, अब रोल्स पे क्लिक किया, यहाँ बता रहा है डिस्प्ले करंट प्रोजेक्ट रोल, क्योंकि मैंने अभी कोई करंट प्रोजेक्ट बनाया नहीं है ना असाइन किया है, तो वो इसलिए करंट प्रोजेक्ट रोल बता रहा है, 0 बता रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। आप क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, फिल्टर पाइप में जाओगे, ऑल रूल्स करोगे। अब ऑल रूल्स करोगे तो यहाँ पे पहले से ही बहुत बने पड़े हैं, मैंने ही बहुत बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने ही बहुत बनाए हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा रूल्स। आपको याद होगा जो मैंने वहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर बनाया था, उसी से मिलता जुलता मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, रूल बनाऊंगा। किस तरीके से, मैंने यहाँ पे किया ऐड, सारा गेम देखिए वही है। अगर आप इंटरप्राइज प्रोजेक्ट सेक्टर पे जाए तो वहां पे भी वो क्या कर रहा है, ट्री बना रहा है। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड सेक्टर पे जाए तो वहां भी वो आपको ट्री बना रहा है। अगर आप रोल्स पे आ जाए तो वहां भी उसको क्या कर रहा है, ट्री बना रहा है। ठीक है, सारा गेम ट्री का है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया, आपके पास यहाँ पे क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा और आगे उसका नाम बता दिया मिस्टर सलमान, नाम बता दिया आपने मिस्टर सलमान, प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस में, एक शॉर्ट की है इंसर्ट की। अगर आप सिर्फ इंसर्ट दबाएंगे तो आपके सामने ना यहाँ पे रोल इंसर्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से ऐड करें, या तो शॉर्ट की इंसर्ट दबा दें। ठीक है, अगर इंसर्ट से नहीं हो रही है, FN दबा के इंसर्ट दबा दें, उससे भी हो जाता है। नॉर्मली सिर्फ इंसर्ट दबाएंगे उससे भी हो जाएगा। अब आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर लेके आना है। एक तरीका ये है कि आप इसको शिफ्ट राइट करें, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करें, कंट्रोल दबा के राइट एरो करें, अंदर राइट पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट एरो करें लेफ्ट पे होगा, कंट्रोल दबा के अप एरो करें ऊपर जाएगा, कंट्रोल दबा के डाउन एरो करें डाउन जाएगा। ठीक है, मैंने इसको क्या करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर लेके आना है। मैंने क्या कंट्रोल दबा के राइट किया, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, नीचे कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मैंने लिखा C.M कंस्ट्रक्शन मैनेजर। अब ये PM CM लिखा हुआ है, इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपने बस यहाँ पे CM लिखना है। आप यहाँ CM लिखेंगे, ऑटोमेटिकली वो अपना कोड खुद ही लेते हुए चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है CM। अब CM में आप क्या करोगे, जो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा, मैं कहता हूँ मिस्टर माजिद जो है वो हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजर है। मैंने दोबारा इंसर्ट किया, मेरे पास यहाँ पे कौन है, CM के बाद क्या था मेरे पास यहाँ पे, जो उसके ऑपोजिट था P, प्लानिंग इंजीनियर। मैंने P लिखा, P कौन है, मिस्टर शायान, मेरे पास प्लानिंग इंजीनियर है। दोबारा इंसर्ट किया, ओहो ये पेज अप क्यों जाता है, मैंने दोबारा यहाँ पे किया QS, मैंने कहा मिस्टर खावर साहब जो है, ये मैंने मेरे QS है। ठीक है, अब मैं आया ऊपर CM के पास, यहाँ पे इंसर्ट किया, मुझे इसको कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर लेके आना है। मैंने कंट्रोल, अच्छा अब देखिए ये पर नीचे है ना, अगर मैंने इसको कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर लेके आना है तो मैं इसको क्या करूंगा, न्यू रोल को कंस्ट्रक्शन मैनेजर के नीचे करूंगा और कंट्रोल प्लस राइट एरो करूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको P के अंदर करना है न्यू रोल को, तो मैं क्या करूंगा, इसको P के नीचे लाके इसको राइट करूंगा तो ये P के अंदर आ जाएगा। सिंपल सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का फॉर्मूला है। मैं इसको ऊपर लेके आया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर लेके आया। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन मैनेजर के बाद, सॉरी, मेरे पास यहाँ पे साइट इंजीनियर कौन है, SC कौन है, मैंने कहा मिस्टर जवाद साहब जो है वो मेरे साइट इंजीनियर है। मिस्टर जवाद के नीचे अंडर एक और एक बंदा है, इसको मैंने अंदर किया, कौन है, साइट सुपरवाइजर। मैंने कहा कि साइट सुपरवाइजर कौन है, मिस्टर फराज साइट सुपरवाइजर है। फिर मैंने इंसर्ट किया इसको, जो है ना अंदर लेके आया सुपरवाइजर के, ये क्या था, फॉरमैन, फॉरमैन कौन है, मैंने कहा मिस्टर शहजाद, शहजाद जो है मेरे पास फॉरमैन। अब क्या हुआ कि मैं सबको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, सबके मैंने उनके नेम और रोल्स नेम मैंने मेंशन कर दिया, उनका रोल नेम क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रोल ID मेंशन कर दी और उनका रोल का नेम मेंशन कर दिया कि मेरे पास रोल नेम इनकी क्या है, यहाँ पे किस किस डेजिग्नेशन पे, या सॉरी किस किस जो है यहाँ पे नेम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तरीका ये भी है। ठीक है, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है ना इसके आगे रोल मेंशन करें, प्रोजेक्ट मैनेजर, आगे ब्रैकेट में उसका नाम मेंशन कर दें। एक तरीका ये भी है। डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, जो आपको आसान लगे आपने वो करना है। ये आपसे कोई खोल के चेक नहीं करेगा कि हाँ भाई, क्लाइंट बोलेगा मुझे अपने रोल दिखाओ, तुमने नाम की जगह तुमने रोल, रोल नेम की जगह तुमने नेम क्यों लिख दिए, कोई नहीं पूछेगा भाई। ये आपको आपकी वर्किंग आसानी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, हर चीज क्लाइंट कंसर्न को नहीं बताया जाता। ठीक है, ये आपको अपनी वर्किंग के लिए आसानी बताया जा रहा है।
आप यहाँ पे जो है जैसे ऊपर किसी ने किया होगा, देखो अब यहाँ पे किसी ने नेम मेंशन नहीं किया, ठीक है, नेम मेंशन ही नहीं किया, अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, उसका नेम क्या है, ठीक है, उसको जरूरत ही नहीं है, उससे बोला नेम से मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ डेजिग्नेशन का काम है, ठीक है। लीन सिग्मा सिक्स सिग्मा स्पेशलिस्ट मेंशन कर दिया, ऊपर आ जाए तो इसने यहाँ पे ट्रेनर मेंशन कर दिया, डेवलपर मेंशन कर दिया, ये पहले के इसके अपने बने पड़े हुए हैं, ये देखें फोरमैन मेंशन कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शो कर दिया। तो अब ये डिपेंड करता है, आपने अपनी आसानी के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आपने किसी को, हमने यहाँ पे किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना ना, मैं यहाँ पे किसी को कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि हमने किस तरीके से काम करना है। अब सपोज मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, आप आए प्रोजेक्ट मैनेजर पे, ठीक है, यहाँ पे आया प्रोजेक्ट आई रोल आईडी रोल नेम आपने मेंशन कर दिया, अब आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आए, आपने यहाँ पे मॉडिफाई किया, अब यहाँ पे आपने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देनी है जो कि एचआर के पास होगी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर खुद प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो एचआर से बोलोगे भाई इस डेजिग्नेशन की मुझे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करो। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करोगे, बोलोगे भाई जो जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे है उसकी शेयर करो, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब यहाँ पे सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बिलिंग, कॉस्टिंग, एग्जीक्यूशन, मीटिंग्स, ठीक है, और बहुत से जो जो रोल्स हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। सब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या किया, इसको ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि जब आप रोल्स पे जाओगे ना, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लिक करोगे, इसको प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग की क्या क्या आपकी रोल्स एंड डिफाइंड है, यहाँ पे आपके क्या क्या एक्टिविटी आपकी डिफाइंड है, ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया। दूसरा क्या करोगे, जब आपको रोल्स पता चल जाएगा, अच्छा जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि बड़ा प्रोजेक्ट है, हाई राइज बिल्डिंग है और बहुत सारे टावर्स है, और आप सपोज दो टावर है, और दो टावर में है सपोज, या चार टावर ले लें या तीन टावर ले लें, और एक टावर पे बेसमेंट का काम हो रहा है सब स्ट्रक्चर का, दूसरे टावर में सुपर स्ट्रक्चर काम हो रहा है, तीसरे टावर में फिनिशिंग का काम हो रहा है, चौथे टावर में फिनिशिंग हो गई है, सही है, और उसमें मैकेनिकल का क्लोजिंग काम हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि एक ही इंजीनियर सब स्ट्रक्चर लेके सब तक देखेगा, वो कभी यहाँ भाग रहा है तो कभी वहां भाग रहा है, कभी कंसल्टेंट वहां बुला रहा है तो यहाँ बेसमेंट पे है, वो बेसमेंट पे है तो वो टॉप फ्लोर पे बैठा हुआ है, लेट्स सी, पता है हर किसी के अलग अलग इंजीनियर्स होंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि जैसे मिस्टर साइड इंजीनियर, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दी है, जरूरी नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक साइड इंजीनियर हो, क्या पता इतने बड़े प्रोजेक्ट पे पांच इंजीनियर्स रखे हुए हो। अब पांच इंजीनियर्स की ना कोई रोल तो डिफाइंड होगा ना, कि जैसे अगर साइड इंजीनियर वन है, वो टावर वन की बेसमेंट को देख रहा है, उसका काम ही यही है, वो टावर वन की बेसमेंट से कहीं नहीं जाएगा या सब स्ट्रक्चर से कहीं नहीं जाएगा, वो टावर वन की सब स्ट्रक्चर की सारी पूरी देखेगा। सर उसके बाद जो साइड इंजीनियर टू है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, वो टावर टू के सुपर स्ट्रक्चर को देख रहा है, टावर थ्री के साइड इंजीनियर थ्री जो है वो आपकी फिनिशिंग देख रहा है। अब आपको इस चीज का भी पता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग होता है जिसको स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, मैं उस स्ट्रक्चर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा जो डिजाइनर होता है, जो आपके एग्जीक्यूटर होता है, जो स्ट्रक्चर का जिसका एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस होता है वो आपका अलग होता है। इसी तरीके से फिनिशिंग का जिसका एक्सपीरियंस होता है उस वो बंदा अलग होता है। कहीं भी फिनिशिंग का काम हो रहा होगा तो मैं वहाँ पे स्ट्रक्चर का बंदा थोड़ी रख दूंगा, उसको पता ही नहीं फिनिशिंग कैसे करानी है, या जो फिनिशिंग का बंदा है उसको मैं स्ट्रक्चर में थोड़ी खड़ा कर सकता हूँ, उसको पता नहीं कि मैंने इसकी इंस्पेक्शन कैसे करवानी है, कौन से ऐसी चेकलिस्ट है जो कि मैंने, कौन सी ऐसी प्रीरिक्विजिट्स है जो कि मैंने उसको देखना है, उसी को पता होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे मेरे पास ये साइड इंजीनियर वन है, इसकी सब स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगा मॉडिफाई में जाके ना, जो जो उसकी सब स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, मैं यहाँ पे उसको मेंशन करूंगा, लिखूंगा साइड इंजीनियर वन असाइन ऑन सब स्ट्रक्चर, और सारा का सारा जो भी मैनेजमेंट ने उसको ड्यूटी दी हुई होगी मैनेजमेंट से लेके, मैं सारा का सारा पे मेंशन करूंगा, और प्रिंट करके ना मैं अपने पास प्रिंट आउट रखूंगा और उसको शेयर कर दूंगा, भाई मेरे भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, वो दिन वो दिन अल्लाह ना करे मुझ पे कभी आए कि तुम मुझे ना आए बाय शेयर करो, मुझे बेवकूफ बनो, क्योंकि मैंने ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जब ऑयल गैस में था ना तो 20-25 इंजीनियर सुपरवाइजर थे, जब मीटिंग में जब बैठता था ना तो मुझे पता ही नहीं होता था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसका डिले करेगा, तो मैं क्या करता था, उसको बताता था यार जवाब तुम आके जरा मुझे बता दो कि ये कैसे होगा, वो उससे पूछता था यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इससे कैसे मुझे पता चलेगा, मैं इससे कैसे बचूंगा, मैं इससे कैसे बचूंगा कि मैं इससे ऐसे बचूंगा मैं इससे ऐसे बचूंगा कि मुझे जो है ना पता होगा कि कौन सा इंजीनियर कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होगा कि मैं जो है मुझे क्या आसानी भी जब डिले हो रहा होगा ना, तो आपके साथ को पता चल जाएगा यार,
ये सॉफ्टवेयर यूज करने आए हो ना, देखो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने नहीं आए। सामने वाला वर्किंग आपकी, ये डाटा आप किसी से मांगोगे ना, सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं मेरे भाई, ये जो बताया जा रहा है ना, ये जो मुझसे मांगा जा रहा है, ये जो है ना ये किसी ने सवाल पूछा है, इब्राहिम साहब, मॉडिफायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा है, क्या मतलब कि मॉडिफाइड इंजीन से अलावा, मैं समझा नहीं आपका इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर। कुछ नहीं है कि मतलब ये एडिशनल चीजें हम जो डालना चाहें किसी रोल में, तो उसके लिए मॉडिफाई करेंगे। ये डायरेक्टली रोज में भी तो डाल सकते हैं। नहीं, हाँ नहीं देखिए, अब रोल्स में आप क्या क्या डालोगे यहाँ पे, रोल्स नेम में क्या क्या डालोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते ना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करने के लिए मॉडिफाई पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी, जो भी उसका काम होगा। यहाँ आप जो भी मेंशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी यहाँ पे ना मेंशन लिखकर, जैसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे मेंशन किया, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को मैंने मॉडिफाई पे जाके ऐड किया, तो उसने फिर मुझे यहाँ पे दिखाया, फिर मैंने इसका प्रिंट भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है बेसिकली। आपने जो भी ऐड करना है मॉडिफाई में जाके आपने पूरा लिखना है, चाहे चाहे 1000 वर्ड्स बन रहे हैं ना, आपने सारे मॉडिफाई में जाके उसको मेंशन करना है कि मेरे भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक प्रॉपर तरीके से बना के हाईलाइट करके कि अगर सब स्ट्रक्चर में तुम ये देख रहे हो, तुम्हारी ये इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन की ड्यूटी है, तुम्हारी क्वालिटी की इंस्पेक्शन किया, तुम्हारी आरएफआई क्लोज हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरएफआई को सबमिट करना, आरएफआई को प्रूव कराना, आरएफआई लाके क्यूएस को देना, आरएफआई जो है ना उसको डाटा शीट को मेंटेन करना कि कौन कौन सी कोई मिसिंग तो नहीं हो रही है, इंस्पेक्शन कराना, क्वालिटी चेकलिस्ट, सही है, एग्जीक्यूशन की साइड, ये सब चीजें मेंशन करना है आपने, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है ना कोर्स को प्रॉपर तरीके से समझे। अगर आप नहीं चाह रहे तो उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बताऊं 70-80% जो जो ट्रेनर करा रहे हैं ना, ये सब कोई भी नहीं कराता है, आप लिटरली नोट कर लें। मेरे पास ऐसे लड़के पढ़ के आए जो ओरेकल से 50-50 हजार रुपए कोर्स करके ओरेकल के पास जाके मेरे पास पढ़ के गए कि सर आप तो माशाल्लाह से पता नहीं इतने कम चार्जेस में कैसे पढ़ा रहे हैं, ओरेकल वालों ने तो 50 हजार में पढ़ाया है और हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर 2 महीने कोर्स करके अब दोबारा हम आपके पास आए, लिटरली मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। तो ये अभी मेरे पास एक बंदे की कॉल है कि सर मैंने आपसे कोर्स करना है, मैंने ओरेकल से 50 हजार रुपये किया, 2 दिन पहले की बात है। सर मैंने 2 दिन पहले 1 महीना पहले 2 महीने का कोर्स किया, ओरेकल वालों ने मुझे सर्टिफिकेट तो दे दिया। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं तुमसे 3-4 सवाल करूंगा, तुम कर लोगे? कह रहे नहीं सर मुझे दोबारा कोर्स करना है, मैंने सुना है आपके बारे में, मुझे किसी ने आपको रिकमेंड किया था, मुझे नहीं पता किसने रिकमेंड किया, मुझे आपको किसी ने रिकमेंड किया कि इनसे करें तो ये अच्छा कराते हैं, और मुझे उन्होंने बताया आपके बारे में, इसलिए मैं सिर्फ उनकी उनके कहने का आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि आप लोग जो है ना अपने आप को ये चीज समझे कि आप लोग ने अपने आप को लेके किस तरफ जाना है। कोई भी नहीं कराता ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, तो डिटेल में कोई भी नहीं कराता यार, ये लेक्चर कौन सा आया करेगा अपना, लोग बोलते हैं कराओ निकलो, लेकिन मैं करा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि यार देखो मैंने मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है ना, मैंने प्रॉब्लम क्या फेस करी कि 3,000 एक्टिविटी को मैं 25-30 सुपरवाइजर इंजीनियर्स को कैसे ब्रेक करूंगा यार, मैं तो परेशान हो गया था कि मैं जिस जिसके पीछे भाग रहा हूँ वो बोलता मेरा तो काम ही नहीं है, अब उसका काम भी होता था ना तो वो पीछे भागता। जब मुझे पता चला कि यार ये जो है ना ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, ये तो मुझे ना रखेगा, जब मैंने पूरी लिस्ट बना के जब मैंने अपने एक्टिविटी पे साइन कर दिया और जब मैंने उसको स्केड्यूल किया और जब नेगेटिव आई, फिर मैंने बोला कि भाई मिस्टर जवाद साहब अब आप लाइन पे आ जाए, अब आप बताएं डिले क्यों हुआ है, तुम्हें कैसे पता ये मेरी एक्टिविटी है? मैंने कहा मुझे सब पता चल गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप यकीन करें ऑयल एंड गैस में ऐसा होता था कि मेरा 32 एक्टिविटी का स्केड्यूल होता था। एक दिन मुझे पूरी साइट पे जो है ना मुझे लगता था प्रोग्रेस की अपडेट करने में, और एक दिन मुझे पूरी रिपोर्ट बनाने में लगता था। और मेरी रिपोर्ट बनती थी पीर की रात को 9 बजे तक, मैं पीर का हमेशा लेट सेटिंग होती थी मेरी, क्योंकि ट्यूसडे को सुबह 9 बजे मीटिंग हुआ करती थी। तो पीर को जो है ना, मैं अगर 9 बजे तक बैठा हूँ ना, तो आप लिटरली यकीन करें पूरा का पूरा जो साइट का स्टाफ है ना, मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, सब जो है ना बैठते थे कि सलमान रिपोर्ट जनरेट कब करेगा। और वो उससे इंतजार करते थे कि सलमान रिपोर्ट जनरेट करेगा तो हमसे पहले शेयर करेगा, हम उससे बैठ के बोलेंगे सलमान के यार हमारी थोड़ी प्रोग्रेस को कम कर दो। ठीक है, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट चलाना पड़ता था, तो मुझे पता होता कि ये देखिए प्लानिंग इंजीनियर का काम सिर्फ ये नहीं है कि जो प्रोग्रेस आया निकाल दो आगे, कभी कभी हमें जो है ना अपने अपनी अपनी प्रोग्रेस को जो है ना मेंटेन करने के लिए भी जो है ना कभी कभी प्रोग्रेस को कम शो करते थे। जैसे अगर किसी मंथ मेरी वीक में मैंने प्लान किया था 5%, या मेरी उस वीक में हो गई 10%, तो मैं ये नहीं बेवकूफी करूंगा कि 5% पूरा शो करा दूंगा। मैं क्या करूंगा, 5% की जगह 10% मैं 7% शो कराऊंगा, 3% मैं नेक्स्ट वीक के लिए बचा के रखूंगा। तरीकेकार होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे में। ठीक है, बहुत से तरीकेकार होता है। तो ये चीज तो कहने का मकसद ये है कि वो तो चले अलग तरीकेकार है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पूरा पूरा स्टाफ बैठता था यार, सलमान अब रिपोर्ट जनरेट करेगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, हमारा वीकली कारनामा क्या है। तो क्या होता था कि सारे के सारे ना मेरे कंट्रोल में रहते थे। तो
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को जो है ना, किसी को प्रिंट आउट कर रहा हूँ या किसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, या टारगेट बना लिया कि मैं इसको ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। देखिए, मुखलिस आप एम्प्लॉय के साथ ना हो, आप मुखलिस एम्प्लॉयर के साथ हो, ठीक है, इस चीज को समझे। आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, तो आपने ये नहीं है चलो यार मैं कम शो करा देता हूँ, मैं कोई बात नहीं, नेगेटिव तो हो रहा है ना, नहीं। आपने नेगेटिव कम शो कराने का मसला नहीं है, नेगेटिव आना मसला कोई बड़ी बात नहीं है, हर प्रोजेक्ट आपके नेगेटिव आते हैं। असल मकसद क्या है कि उसको कैचअप कैसे करना है, असल टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी एक तरह से वर्किंग है जो आप लोग के सामने आएगी। तो खैर चलें, इस टॉपिक में हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो अब यहाँ पे जो है ना, अब हर किसी पे जा जाके जो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको रोल्स को ऐड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे, अपने डॉक्यूमेंट कर लोगे, उनको शेयर कर दोगे, भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और तुमने ये काम करना है, कल को जो है ना वो आए बाय शाइनी होंगे, लेफ्ट लेफ्ट और राइट नहीं होंगे। ठीक है, तो एक तो ये फायदा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा कि मैंने यहाँ पे बनाना है प्रोजेक्ट। अब मुझे पता चल गया, रोल्स भी पता चल गया है, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता चल गई, मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर भी बना लिया। अगला स्टेप क्या है कि मैंने बनाना है प्रोजेक्ट। अब मुझे प्रोजेक्ट तो पता चले कि मेरा प्रोजेक्ट है क्या। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपने जाना है फाइल पे, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू का। आपने जब यहाँ पे न्यू पे गए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ईपीएस, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। क्या आ रहा है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है। वो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट द इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लेवल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। आपने इस पे क्लिक किया। हमने कहाँ पे ईपीएस बनाया था, सबसे नीचे आए, ये रहा मेरा ईपीएस। अब आपने ये चेक करना है मेरा बैरिटन में काम चल रहा है, कराची में काम चल रहा है। मैं कहता हूँ मेरा कराची में काम चल रहा है, मैंने कराची में, ओके, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा बैरिट, अच्छा मैंने इसमें एक चीज जरा मिस कर दी। मैं जरा इंटरप्राइज पे आ जाता हूँ। अच्छा, कराची है ना, कराची को मैंने किया इसके अंदर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया समझाने के लिए, और मैंने इसको कर दिया DHA, DHA सिटी कराची फेस 9। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, F5 कर दिया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि कराची में कहाँ प्रोजेक्ट आता है, बेलेटाउन कराची और DHA सिटी कराची। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब मैं गया फाइल पे, यहाँ पे मैं गया न्यू पे, मुझसे उसने पूछा ईपीएस, मैंने कहा मेरा DHA सिटी में चल रहा है प्रोजेक्ट। मैं सीधा नीचे आया, अब मुझे पता चल गया DHA सिटी कराची, क्लिक किया और मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब जब मैंने नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे मुझसे वो क्या पूछ रहा है कि मुझे अपनी प्रोजेक्ट की आईडी बताओ, तुम्हारे प्रोजेक्ट की आईडी क्या है। जिस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी होती है, इसी तरीके से आपकी प्रोजेक्ट की भी आईडी होती है। मैंने कहा मेरी प्रोजेक्ट की आईडी है, सही है, BLD-20। सही है, बिल्डिंग -20 कुछ भी हो सकती है। और मेरा प्रोजेक्ट का नेम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग, सिंपल। ठीक है, एक ग्राउंड फ्लोर उठाएंगे, रियल एग्जाम्पल, और उस पर वर्किंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट का नेम होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, और प्रोजेक्ट की जो आईडी होगी, जो कोड होगा, वो आपने प्रोजेक्ट की आईडी मेंशन कर देना है, और आपने यहाँ पे कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट जब करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड एंड डेट। वो आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आपने क्या देना है, और प्रोजेक्ट की मस्ट फिनिश बाय क्या डेट देनी है, दो चीज आपसे यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट आपका क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट जो आपकी डेट वो होगी जिस डेट पे आपका डेट ऑफ कमिटमेंट, जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA जो होता है, या आपकी प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट डेट होती है। आपने किसी के कहने भी नहीं करना है कि यार उसने कह दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कह दिया, आप उसे डॉक्यूमेंट मांगोगे, यार मुझे डॉक्यूमेंट तो दिखाओ कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट कब हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि आपने जब भी प्रोजेक्ट को बनाना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है काम करने के लिए P6 में, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट चाहिए हर हाल में। और डॉक्यूमेंट नोट कर ले कौन कौन सी जरूरत है, इसके बगैर भी काम हो जाएगा, या आपको कोई बताएगा भी नहीं, इसके बगैर भी काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसमें मेंशन होगी डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, दो चीजें मेंशन होती हैं। प्लस उसमें कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि आपने जो है ना सब स्ट्रक्चर इतने अरसे में देना है, सुपर स्ट्रक्चर इतने अरसे में देना है, या दो टावर है, टावर 1 इतने अरसे में देना है, टावर 2 में इतने अरसे में देना है। ठीक है, वो डेटा वो उसको चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क आपको मेंशन होता है, उसमें कैलेंडर मेंशन होता है कि आपने आपने वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज कितनी रखनी है, वो चीज आपकी मेंशन होती है। ठीक है, ये सब चीज जरूरी होती है। आगे हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट मैंने कहा कि अब प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट मुझे पता है क्या है, 1 फ़रवरी है।
आपने क्या, कैलेंडर खोला, फर्स्ट ऐप यहाँ पे खोल दिया और आपने उसको छोड़ दिया। अब मस्ट फिनिश बाय जो है ना, मस्ट फिनिश बाय को हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। वजह, हमें तो पता है कि हमें प्रोजेक्ट खत्म करना है, नहीं, हम क्या करेंगे, आप इसको खाली छोड़ेंगे। क्यों? इसकी बहुत बड़ी ना पीछे एक कहानी है जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे उससे बड़ा फायदा हुआ। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाए ना, देखिए आपको इस चीज का पता है, माशाल्लाह से सारे प्रोफेशनल्स हैं, कि कॉन्ट्रैक्टर जब प्रोजेक्ट विन कर रहा होता है ना, तो वो तो या तो रिबेट दे देता है या तो बहुत कम टाइम लेके प्रोजेक्ट को विन कर लेता है। ये सबको पता है। अब जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम के सामने आता है तो वो पहले ही इतने कम ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट होता है कि एग्जीक्यूशन टीम के ऊपर ना सर के ऊपर तलवार लटक रही होती है कि इतनी ड्यूरेशन हर हाल में खत्म करना है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाते हैं और चेक करते हैं कि जो मुझे प्रोजेक्ट मिला है वो रियलिस्टिक है या नहीं, कि मैं इस ड्यूरेशन में खत्म कर दूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा। इसलिए हम यहाँ पे मस्ट फिनिश डेट नहीं देते, हम पूरा रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाते हैं। अब सपोज 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने अपना स्केड्यूल बनाया, मुझे जो पता चला कि मेरे सोर्स और जो सोर्सेस हैं और जो मेरा कैश फ्लो हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 10 महीने में खत्म होगा, तो मैं क्या करूंगा, 10 महीने का स्केड्यूल बनाऊंगा और अपनी हाई मैनेजमेंट में शेयर कर दूंगा। और ये मेंशन कर दूंगा कि जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट विन किया है, ये प्रोजेक्ट जो है 10 महीने से कम का प्रोजेक्ट नहीं है, तो लिहाजा आपने कॉन्ट्रैक्ट विन कर तो लिया 6 महीने में, लेकिन रियलिस्टिक स्केड्यूल ही 10 महीने का है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप विन कर चुके हैं, अब आप मोबिलाइजेशन, अब आप जो है ना मॉब एडवांस भी ले चुके हैं, तो हम इसको 6 मंथ में इसको हम जो है इसको स्क्यूज कर रहे हैं, इसको इसको कंप्रेस कर रहे हैं ताकि डॉक्यूमेंट पूरा हो जाए। डॉक्यूमेंट पूरा होने का मकसद ये नहीं है कि आपने उसको इंपॉर्टेंस देनी है, आपने फुल एफर्ट्स लगानी है फिर भी 6 महीने में, क्योंकि इन दी एंड रिजल्ट आप ही इससे रिस्पॉन्सिबल है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इससे क्या फायदा होता है कि जो आपकी हायर मैनेजमेंट होती है ना, वो चीज समझ जाती है कि यार इस बंदे को काम आता है, इस बंदे को पता है, क्योंकि कल को प्रोजेक्ट डिले होगा ना, तो वो आपको आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने तो प्रोजेक्ट डिले कर दिया, तुम्हें तो पता नहीं था। अब उसने आपको बोला भाई 6 महीने का प्रोजेक्ट है, प्लान करके दो, आपने 6 महीने में प्लान करके दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ बना के दे दिया, जब डिले हुआ तो आपने उस वक्त, जब डिले हुआ प्रोजेक्ट लेट हो गया, उस वक्त डायरेक्टर बोले यार आपने तुमने प्रोजेक्ट लेट कर दिया, मुझे नुकसान हो रहा है, उस वक्त अगर आप ये बोलोगे ना उसको कि नहीं नहीं ये तो प्रोजेक्ट 6 महीने का था ही नहीं, तो आपके कहने में मैंने बनाया है, तो बोलेगा तो भाई जब प्रोजेक्ट नहीं था 6 महीने का तो तुम मुझे पहले दिन क्यों नहीं बताया। अब अब पहले दिन आप बता भी देते ना तो उसके सर पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उस पर कोई असर पड़ता, क्योंकि वो विन कर चुका है, वो आप पे गेम खेलेगा पूरा, ठीक है। लेकिन आप कम से कम पहले शेयर करने के बाद ये तो सेफ साइड पे जाओगे ना, बाद में जब बोलेगा यार प्रोजेक्ट लेट हो गया, ये तो प्रोजेक्ट 3-4 महीने डिले हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई मैंने तो आपको पहले ही मेल मेरे पास मौजूद है, ठीक है। जॉब से फारिग होना, वो आपको फारिग कर देगा भाई, वो तो अलग मैटर है, वो तो रिस्क ताल्लुक अल्लाह ताला के पास है, सही है। वो इस चीज की टेंशन नहीं लिया करें, काम करें प्रोफेशनल तरीके से। काम अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे ना तो घर बैठे काम मिलेगा, काम अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे घर बैठे जॉब की ऑफर आएगी। प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करेंगे, आप पूरी मार्केट घूमते रहेंगे, 10 कंपनियां ज्वाइन करेंगे, चेंज करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि आप बोलेंगे मैंने तो पहले बता दिया कि भाई ये तो प्रोजेक्ट 10 महीने का था, आप ही ने 6 महीने का विन किया, तो आप जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट 14.2 फिडी का क्लॉज है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद जो है, नोटिस टू कमिटमेंट के बाद जो है उसने 14 या 3 वीक के अंदर जो है उसने इसका जमा कराना है। तो आपने 6 महीने का बोला था तो मैंने 6 महीने का बना के दे दिया, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ, आपका गुस्सा ठंडा हो गया। ऐसे बहुत सी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, अभी आप लोग सब्र करें। आप लोग को पता चलेगा कि मैनेजमेंट जो हमारे ऊपर खेलती है ना, डायरेक्टर हमारे साथ जो खेलते हैं, ये मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा कि इनके साथ कैसे खेलना है। ऐसे ऐसे तरीकेकार बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने सब चीजें फेस किया और मुझे बड़ा फायदा हुआ है। और मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप खुद बचोगे खेल, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। अक्सर जो इंजीनियर्स है ना, वो पॉलिटिक्स में मारे जाते हैं, क्योंकि नीचे के कुछ लेवल के या ऊपर के कुछ लेवल के ऐसे होते हैं जो इंजीनियर के साथ पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, तो बेचारे इंजीनियर्स पॉलिटिक्स से मारा जाता है। कोई सीधा साधा हो तो वो जो है ना फिर समझ लो कि वो तो गया ही, अल्लाह हाफिज हो गया उसका। तो खैर, एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन में क्या होता है, मस्ट इंटरनेट से क्या होता है कि अगर मैं अभी से मस्ट इंटरनेट दे दूंगा ना, वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। तो क्या होता है कि हम जब एक्टिविटी ऐड करते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट गैंट चार्ट में पड़ता है। तो वो क्या कर रहा होता है, अच्छा आपको याद होगा आप लोगों ने जब ग्रेजुएशन कर रहे थे या मास्टर्स कर रहे थे, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम, जिसमें आपने पढ़ा था एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड्स, जिसमें हम अपना एक नेटवर्क डायग्राम बनाया करते थे, ए डैश बी डैश सी डैश डैश डी, या ए डैश बी डैश एफ डैश करके बनाया करते थे। और फिर हम उसमें फॉरवर्ड कैलकुलेशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन, फिर उसका क्रिटिकल पाथ निकाला करते थे। अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट से माइनस करते थे, अर्ली फिनिश को लेट फिनिश से माइनस करके उसका जीरो निकालते थे, याद होगा ना। जिसकी लॉन्गर ड्यूरेशन होती थी उसको हम आगे शिफ्ट कर दिया करते थे। पूरा मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ।
ठीक है, वही कॉन्सेप्ट P6 में अप्लाई होना है, क्रिटिकल पाथ मेथड पे काम होता है सारा, CPM पे होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, दिमाग से निकल गया, खैर। तो ये मेथड पूरा ना P6 पे इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं, अब आपको याद होगा कि आप उसमें क्या करते थे, आप उसमें सवाल होता था ना कि टोटल ड्यूरेशन कितना आ रहा है, एक आपको नेटवर्क डायग्राम दे दिया जाता था कि इसका प्रीडिसेसर ये है, इसका सक्सेसर ये है। फिर आपको दिया जाता था कि इसमें जो है ना इसमें जो है इसकी इसका नेटवर्क डायग्राम बनाए और इसकी सॉरी लॉन्गेस्ट पाथ बनाए कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सी आ रही है। फिर आप बताएं कि इसमें टोटल ड्यूरेशन कितने लग रहे हैं, फिर इसमें लगाए क्रिटिकल पाथ कौन कौन सी आ रही है, ठीक है, और इसका फ्लोट कितना आ रहा है, ये सब चेक करते थे हम, याद होगा। तो P6 में सारा काम यही होता है। तो आपको याद होगा कि A-B- या A-C- आपको पता होता था। तो P6 भी क्या करता है, इसी तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनाता है जिसमें फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट भी कहते हैं, नेटवर्क डायग्राम होती है। वो क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि आपकी नेटवर्क डायग्राम बार बार चेंज हो रही है, कभी कोई एक्टिविटी आगे जा रही है, कभी कोई एक्टिविटी पीछे आ रही है, कभी एक एक्टिविटी को क्रिटिकल करेगा, कभी दूसरी एक्टिविटी क्रिटिकल करेगा। तो मैं अगर अभी मस्ट फिनिश दे दूंगा ना, वो सारी की सारी एक्टिविटी को क्रिटिकली शो करेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मस्ट फिनिश यहाँ पे देता नहीं हूँ, जो मैंने आपको तरीकेकार बताया उसी तरीके से इसको चले, बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट कर दे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको OBS क्यों मैंने कहा था मैंने पहले बनाया, अब इसलिए मैंने पहले बनाया कि मुझे पता चल गया मेरा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है। मैंने जो OBS बनाया था, यहाँ पे मुझे पता चल गया प्रोजेक्ट मैनेजर है। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर पे डबल क्लिक कर दिया। कहाँ से इसको क्लिक करूंगा, तो वो ये OBS खोलेगा मेरे पास, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास अब पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। मैंने इसको नेक्स्ट किया। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास, रेट टाइप स्टैंडर्ड है, मैंने इसको नेक्स्ट किया। और मैंने इसको कॉन्ग्रेचुलेशन, योर न्यू प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड टू मॉडिफाई योर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन ब्ला ब्ला ब्ला, वो अपने तरीके का बता रहा है। आपने इसको कर दिया फिनिश। फिनिश करके किया आपने इसका F5 रिफ्रेश। अब यहाँ पे आपके सामने ये आ गया DHA सिटी, DHA का आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग। इसको मैंने किया क्लिक। अब आपके पास ये बन गया प्रोजेक्ट। अब आपको क्या पता चल गया, इंटरप्राइज आपने बना लिया। इंटरप्राइज में क्या बनाया था हमने, लोकेशन बना ली। उसके पास हमने क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर में हमने उनके रोल्स बना दिए, उनके रोल्स के नेम दे दिए। उसके बाद फिर हमने बनाया रोल्स आईडी, उसमें हमने उनके रोल्स आईडी नेम दिए, और हमने क्या किया, उनकी डेजिग्नेशन के साथ हमने क्या किया, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन कर दिया। फिर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को ऐड किया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में हमने उनकी प्रोजेक्ट का नेम दिया, प्रोजेक्ट का आईडी दिया, प्लान स्टार्ट डेट दी, हमने उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिया, और हमने उसको फिनिश कर दिया। और हमारे पास क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट बन गया। अब ये मेरे पास अभी प्रोजेक्ट बना है। अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर गया नहीं, अभी मैंने, मुझे पता चल गया ये प्रोजेक्ट है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट करूंगा, मैं अब आ गया प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आ गया प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो 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 मेरा काम हो रहा होगा ना, जो जो मेरा काम हो रहा होगा, सारा का सारा मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करूंगा। क्या करूंगा, सारा मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करूंगा। तो ये बेसिकली आज जो है मेरा टॉपिक था, जो मैंने आप लोग को आज कराना था। क्लास जो है ना 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट हो जाएगी। तो देखिए 45 मिनट्स कितनी, 40 मिनट्स कितनी स्पीड से गुजर गए, पता भी नहीं चला। ठीक है, किस वजह से, आपके इन टॉपिक्स में, ठीक है, जो पूरे प्रोजेक्ट का जो मुश्किल से 0.1% या आप 1% भी लगा लें, 1% टॉपिक है, ठीक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्लास 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट हो जाएगी। तो हम जो है ना फिर क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं, और फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है।